ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो एटम है वो बेसिकली तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी बाय यूजिंग दी क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब और कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। उसमें हमने पढ़ लिया था। आज का जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर एनोड रेज, वहां पे वो कैथोड रेज थी, और इन्हीं एनोड रेज का नाम कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये आज के वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है ये किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था, बेसिक आइडिया उसी का था। एंड इट वाज नेम्ड बाय, इसको नाम दिया था, नेम्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाम दिया था इसको, ठीक है, रदरफोर्ड। अब आता है बेसिक आइडिया कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो प्रोटॉन भी प्रेजेंट होगा। हमें कैसे पता चलेगा? तो इस चीज को जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझना पड़ेगा। तो उसके लिए तो व्हाट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन? बेसिक आइडिया क्या था? एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। यू मस्ट नो, एटम कह लो या मैटर कह लो, उस पे जनरल कंडीशंस के ऊपर, नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इफ इलेक्ट्रॉन वुड बी दी ओनली कंस्टिट्यूएंट्स, इफ इलेक्ट्रॉन वुड बी दी ओनली कंस्टिट्यूएंट्स, अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही अकेला कंस्टिट्यूएंट होता, देन एटम should have नेगेटिव चार्ज। एटम के पास क्या होना चाहिए था? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। एटम शुड हैव नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। बट एटम इज न्यूट्रल, तो इट motivate Goldstein to discover प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए किस चीज ने मोटिवेट किया कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल होता तो एटम के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आता, बट वो तो ओवरऑल न्यूट्रल है। तो ये स्टेटमेंट, ये कंसेप्ट जो था, ये ऑब्जर्वेशन जो थी, इस ऑब्जर्वेशन की वजह से उसको क्या मिला? ही वॉज मोटिवेटेड by this fact कि atom is overall neutral, so there must be some positively charged particle present in the atom। ठीक है, एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। ये बेसिक आइडिया था जिसकी वजह से उसको ये लगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए इसके अंदर। तो क्या था, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया? उसने एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर प्रोटॉन। क्या किया उसने? अब हम लोग देखते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये अब देखेंगे। तो गोल्डस्टीन परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर प्रोटॉन और कैथोड रेज या फिर प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए उसने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एज परफॉर्म्ड बाय किसने परफॉर्म किया था? बाय जे थॉमसन एंड अदर्स
others in discovery of electron. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया वही एक्सपेरिमेंट किसने भी परफॉर्म किया, गोल्डस्टीन ने भी किया। ठीक है, अब किसमें किया गया था? द एक्सपेरिमेंट वाज कैरीड आउट या परफॉर्म्ड इन क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल सकते हैं उसको। क्रूक्स की डिस्चार्ज ट्यूब में ही किया था। क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब, दैट इज CDT। ठीक है, क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब परफॉर्म्ड इन क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब, सेम वही। बट गोल्डस्टीन ने क्या किया? मेड कैथोड perforated, but Goldstein use लिख देता हूं, use perforated cathode instead of perforated anode। उसने क्या किया? और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कैथोड को परफोरेट कर दिया, ना कि एनोड को, जैसा उसने किया। तो क्या हुआ? ये लिया मैं, अब यहां से अब आप लोगों को पूरा का पूरा एक वही सेम फोटो बना के दिखाता हूं। यहां से उसने ये लिया है कैथोड, इसको परफोरेट कर दिया। ये ले लिया है भाई हम लोगों ने एनोड। ठीक है, कैथोड वो होता है जिसकी तरफ क्या आएगा? कैटायंस आएंगे। ठीक है, यहां से ये डॉटेड लाइन क्योंकि अंदर की तरफ अटैच हुआ है। ठीक है, ओके, इसको भी डॉटेड कर दें ऐसे। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव से जो जुड़ा है दैट इज कैथोड, इट इज परफोरेटेड कैथोड एंड दिस इज द एनोड। और उसने क्या कर दिया? इसके जस्ट पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग अप्लाई कर दी भाई। तो उसने क्या किया? मैं यहां लिख देता हूं, ही अप्लाइड जिंक सल्फाइड कोटिंग behind the cathode on CDT। क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे उसने ऐसा किया। तो अब उसने क्या किया? व्हेन ही अप्लाइड, यहां से पता है सबको कि वैक्यूम पंप से भी जोड़ना है ताकि प्रेशर अंदर कम किया जा सके। व्हेन ही अप्लाइड क्या अप्लाई किया? हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज उसने अप्लाई किया। कितनी? वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हाई वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर कैसे किया गया? बाय रिमूविंग द गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो उसने क्या किया? ही ऑब्जर्व्ड ग्रीनिश ग्लो ऑन जिंक सल्फाइड कोटिंग behind cathode। Now a very important conclusion। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे मैं पहुंच रहा हूं भाई, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये ही आपका कंसेप्ट बनाएगा। अब यहां से समझें तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ रेस कहां से? एनोड से चली होंगी या एनोड की तरफ से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वो इधर जा रही है, इन कैनाल से पास होती हुई। ठीक है, तो गोल्डस्टीन कंक्लूडेड दैट, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे कंक्लूडेड दैट some rays are coming
from the side of एनोड रेज। देखें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लिखी है मैंने, ये नहीं फ्रॉम साइड ऑफ एनोड, नॉट एनोड रेज। एनोड की साइड से कुछ रेज आ रही है, इधर से कुछ रेज आ रही होंगी। देखो मैंने ऑरेंज कलर से ही दिखा रहा हूं यहां पे भी, ताकि आप लोगों को पता चले, पर यहां से नहीं है। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे जनरली सोचते हैं सर ये एनोड से रिलीज हुई इसलिए इनको एनोड रेज बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, तो उसने बताया रेज आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की तरफ से आ रही है, एनोड से नहीं आ रही कुछ भी। ठीक है, एनोड रेज एंड पासिंग थ्रू दी होल्स को ही कैनाल्स भी बोलते हैं। कैनाल्स भी बोल सकते हो, होल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इन होल से या कैनाल्स से पास होके, पासिंग थ्रू दी होल्स और कैनाल्स ऑफ कैथोड के होल्स या कैनाल से पास होके आर स्ट्राइकिंग ऑन जिंक सल्फाइड सरफेस पे वो स्ट्राइक कर रही है। गोल्डस्टीन ने क्या कंक्लूड किया कि कुछ रेज कहां से आ रही हैं, साइड ऑफ एनोड एंड पासिंग थ्रू दी होल्स ऑफ कैथोड एंड आर स्ट्राइकिंग ऑन जिंक सल्फाइड सरफेस। ठीक है, तो सच रेज वर नेम्ड एज, इनको क्या बोला गया, नेम्ड एज, इनका नाम दिया गया नेम्ड एज एनोड रेज, क्योंकि एनोड की तरफ से आ रही थी और उस टाइम तो यही लगता था कि एनोड से ही निकल रही है। उसने तो गोल्डस्टीन ने तो यही बोला था कि एनोड से आ रही है, बट एक्चुअल ऐसा था नहीं। एनोड रेज, और क्योंकि कैनाल के थ्रू पास हो रही हैं इसलिए कैनाल रेज भी बोला गया। और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज था, कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज था, एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रेज भी बोला गया। ठीक है, इनको बोला गया पॉजिटिव रेज। क्लियर है? तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी है, सिर्फ यही नहीं है। पहले तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनोड रेज। सोर्स ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज का सोर्स क्या है, कहां से निकली है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, याद रहे, मैं यहां पे लिख दूं, एनोड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनोड रेज। सोर्स ऑफ एनोड रेज ये एनोड से नहीं निकली है। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ कि कैथोड रेज क्या है, तो आप इमीडिएटली बता दोगे सर वो कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उन्हीं को कैथोड रेज बोला गया। ऐसे ही एनोड रेज क्या है, ये कुछ नहीं जी, ये प्रोटॉन्स ही हैं। ठीक है, इसीलिए आगे लिखा गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेज, ऐसे ही वहां पे लिखा था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन। तो सेम वही चीज, एनोड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनोड रेज। क्या होता है, when high voltage is applied, then electrons emit out from the कैथोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इन फॉर्म ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की फॉर्म में क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दे स्ट्राइक, वो किससे स्ट्राइक करेंगे, एंड दे स्ट्राइक विद किससे स्ट्राइक करेंगे, विद द गैसियस मॉलिक्यूल्स। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इक्के दुक्के, ये बहुत कम है क्योंकि प्रेशर बहुत कम है। गैसियस मॉलिक्यूल्स से स्ट्राइक करेंगे, दे स्ट्राइक विद द गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज या एमिट, क्या एमिट करते हैं, एमिट आउट द इलेक्ट्रॉन्स,
एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, एक से ज्यादा भी, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, the positively charged spaces left behind, जो बच गई इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, क्या बच गया, पॉजिटिवली चार्ज चीज बच गई भाई। ये था, ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज चीज बच गई भाई। नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो पॉजिटिव ही तो बच गया ना। वो वही क्या है, the positively charged spaces left behind and move towards the cathode, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट करेंगे ना। मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ रेज, किसकी फॉर्म में चलेंगे, इन फॉर्म ऑफ रेज, इन फॉर्म ऑफ रेज की फॉर्म में, ऑफ रेज। सो गैसियस मोलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग विद, जो किससे स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइकिंग विद कैथोड रेज और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रिलीज दी एनोड रेज। असल में एनोड रेज को कौन रिलीज कर रहा है, अब बता सकते हो। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, ये जो मैंने दिखाए हुए हैं आपको वायलेट कलर से, ये क्या कर रहे हैं, ये इससे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन तो एनोड की तरफ चल दिए भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये तो उधर चल दिए। बचा क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज चीज बच गई, और ये पॉजिटिवली चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कैथोड की तरफ। और क्योंकि इनमें कैनाल्स थे, छेद थे, तो उनसे निकल के और ये कहां स्ट्राइक करने लग गया, यहां पे स्ट्राइक करने लग गया। ठीक है, तो ये थे आपके पास, ये रेज की फॉर्म में चलने लगे। ठीक है, इनसे इलेक्ट्रॉन्स तो निकले, बट अब ये इधर चलने लगे। तो व्हाट इज द सोर्स, तो सोर्स मैंने बताया, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या रिलीज कर रहे हैं, प्रोटॉन्स रिलीज कर रहे हैं, या कैथोड एनोड रेज रिलीज कर रहे हैं। होपफुली क्लियर है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया, तो ये बहुत जरूरी था। सो दे आर एमिटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड, वो लगता है कि एनोड की साइड से आ रहे थे, इसलिए एनोड रेज बोली गई। यहां पे टकराएंगे, ग्रीनिश ग्लो आ जाएगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया, और ये ऑब्जर्वेशंस थी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज की प्रॉपर्टीज अब हम लोग स्टडी करते हैं। एनोड रेज, दीज वर स्टडीज बाय जे थॉमसन ने ही इनकी स्टडी की थी, जे थॉमसन। तो सारे के सारे सेम एक्सपेरिमेंट्स हैं, सेम वही, लाइक कैथोड रेज, एनोड रेज also travel in straight line में चलेंगे, but with much lesser velocity than cathode rays से वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत कम स्पीड है, बट वो चलेंगे कैसे, स्ट्रेट लाइन में। तो बताओ बच्चों, कैसे पता चलेगा कि वो कैथोड रेज जैसे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन का तभी होता है व्हेन दे कास्ट शैडो। तो यहां पे मैं वैसे लिख देता हूं, एज दे कास्ट शैडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट समझते हो, जिसके आर पार देखा ना जा सके। ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, उनके रास्ते में जो भी रखा गया है ओपेक ऑब्जेक्ट, वो शैडो कास्ट करते हैं। ठीक है, ये बता है। तो दूसरी बात क्या थी, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ
they are consisting of material particles. material particles से ही बने होते हैं. कैसे कंफर्म किया था? as they can rotate the light wheel placed in their path. उनके रास्ते में कोई भी अगर हमने एक व्हील रख दिया तो ये उसको रोटेट कर सकते हैं, इसलिए दे आर कंसिस्टिंग ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स. दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं एज दे आर डिफ्लेक्टेड. किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गए हैं? डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव टर्मिनल से एंड नेगेटिव पोल ऑफ, दैट इज साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल की तरफ या नेगेटिव पोल की तरफ वो क्या हो गए हैं? दे गेट डिफ्लेक्टेड. तो ये कंफर्म किया था. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा के हमने किया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे लगा दूं मैं पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये किधर जाएंगे? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं, सो दे गेट डिफ्लेक्टेड लाइक दिस. वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. तो ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसीलिए पॉजिटिव रेज हैं. ठीक है. दे कैन आयनाइज द एयर. वो एयर को आयनाइज कर सकते हैं. ठीक है. दे कैन पेनिट्रेट through the thin metal foil से वो पास हो सकते हैं, पेनिट्रेट हो सकते हैं. 6th is they affect photographic plate को अफेक्ट करते हैं. फोटोग्राफिक प्लेट. दिस इज ऑल अबाउट इट. अच्छा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, यही इंपॉर्टेंट था. ये नेगेटिवली चार्ज और पार्टिकल्स हैं. दे हैव सम मास. दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड. वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और क्या हैं? पार्टिकल्स हैं. तो इन्हीं को रदरफोर्ड ने नाम दे दिया. दीज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नोन एज प्रोटॉन्स एंड this name was proposed by the Rutherford. Okay. और कुछ प्रॉपर्टीज हैं which are different from the cathode rays, और वो क्या है? तो अगला पॉइंट पे आ रहा हूं. 7th पॉइंट. unlike electron the charge by mass ratio, that is E by m, charge by mass ratio of anode rays और protons. अभी आगे लिख दूंगा भाई, यहीं लिख देना चाहिए था मुझे. खैर ठीक है. ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे. नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन. किसने नाम दिया? रदरफोर्ड ने. तो यार मैं बता चुका हूं, लिख दूंगा आगे, अब नहीं लिख रहा हूं, आगे लिखेंगे. अनलाइक इलेक्ट्रॉन्स, द चार्ज बाय मास रेशियो, that is E by m of anode rays or protons, is not same for all the gases. सभी गैसेस के लिए वो सेम नहीं है. is not same. इसका मतलब जो प्रोटॉन है वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग है. ठीक है. अलग गैस के लिए अलग है. जैसे इलेक्ट्रॉन था, वो तो एक ही हर एक गैस के लिए था, उसकी चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा सेम आती है. और ये क्या थी? नॉट सेम फॉर ऑल दी गैसेस. इट मीन्स E by m रेशियो फॉर प्रोटॉन्स डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस. However, if hydrogen gas is considered,
गैस इज कंसीडर्ड, हाइड्रोजन गैस को कंसीडर किया जाए, देन वी obtain the least number of E by M, चार्ज बाय मास रेशियो की सबसे कम वैल्यू आपको मिलेगी, एंड इन अदर गैसेस, दूसरी गैसेस के केस में क्या होगा, अदर गैसेस E by M ratio is whole number multiple of this value, इस वैल्यू का होल नंबर मल्टीपल है। और ये क्या है, दिस वैल्यू इज E by M वैल्यू क्या आती है, चार्ज बाय मास वैल्यू, दैट इज द लीस्ट वैल्यू, जो सबसे कम वैल्यू हमें पता चली जिसका होल नंबर मल्टीपल आएगा, वो क्या है 9.58 इंटू 10⁴ कुलाम। चार्ज की यूनिट क्या है कुलाम, और मास की ग्राम, तो कुलाम पर ग्राम, दिस इज द वैल्यू। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन्स के केस में E by M वैल्यू आई थी 1.76 इंटू 10⁸ कुलाम पर ग्राम, दिस इज फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए तो ये सेम यही वैल्यू नहीं आएगी, अलग अलग वैल्यू आएंगी, लेकिन वो हमेशा इस नंबर का होल नंबर मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, ठीक है, होल नंबर मल्टीपल आएंगे, उसके लिए ये वैल्यू हमेशा फिक्स आती थी, चार्ज बाय मास रेशियो जो मिनिमम नंबर है दैट इज 1.76 इंटू 10⁸। क्लियर है। तो ये गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट 8th आता है like unlike electron, the charge on, चार्ज को इसे दिखाया था, on proton is proton also, proton varies with nature of gas, गैस की नेचर के साथ चार्ज भी वेरी करता है। However, the least charge on electron, on proton is, जो सबसे कम चार्ज है प्रोटॉन पे, however the least charge on proton that is on hydrogen, हाइड्रोजन पे सबसे कम चार्ज लिया जाता है, ठीक है, is similar to, is same as that on electron with opposite sign, अपोजिट साइन के साथ में सेम चार्ज आता है, जो सबसे कम वैल्यू है, ठीक है। लेकिन बाकियों के केसेस में अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा हीलियम ले लूं, नियोन ले लूं, आर्गन ले लूं, कोई भी गैस में भर लूं, तो उसमें उस नंबर का होल नंबर मल्टीपल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, हर बार सेम नहीं आएगा। तो क्या है, व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद पॉजिटिव साइन। तो ये सबसे कम वैल्यू है। सो इट इज द लीस्ट observed charge, hence known as यूनिट चार्ज। इसको यूनिट चार्ज भी बोला जाता है, यूनिट चार्ज। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या लिया जाता है, इज +1 चार्ज ले लेते हैं। जैसे कि यहां पे ये था, इसी को कितना भी मान सकते हैं, +1 भी, +1 कूलम भी कह सकते हैं, इसको यूनिट चार्ज भी बोला जाता है। क्लियर है। तो अब क्या आएगा, व्हाट विल बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब तो इजीली निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास निकालें भाई, कैसे निकालोगे,
तो दिस इज चार्ज, आप लोगों को पता है E इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। एंड व्हाट इज E बाय M रेशियो फॉर प्रोटॉन? फॉर प्रोटॉन दैट इज 9.58 into 10⁻⁴ coulomb per gram. It is much lesser than of electron. इलेक्ट्रॉन से बहुत कम है ये। इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो कितनी वैल्यू आई थी? That was 1.76 into 10⁻⁸। तो ये उससे 10⁴ टाइम्स कम है, या वो कह दो 10⁴ टाइम्स ज्यादा है। तो व्हाट विल बी द मास? अब मास निकाले भाई प्रोटॉन का, तो मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर आ जाएगा? E बाय M। तो E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 9.58 इंटू 10⁻⁴, यही आ गया कूलम्ब पर ग्राम। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अराउंड 1.67 इंटू 10⁻⁻24 grams. So this is the mass of proton. Mass of proton, ये वैल्यू कुछ याद आई होगी। This value is equal to 1 atomic mass unit. एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसके बराबर था, याद है? तो ये ऑलमोस्ट उतनी ही वैल्यू है, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑन इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10⁻⁻23। तो ये क्या है 1 AMU। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस मास, ऐसे नहीं, मास ऑफ proton is almost equal to the mass of an atom of hydrogen. हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन? प्रोटॉन की डेफिनेशन बता दो अब। डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन तो बताओ, जैसे इलेक्ट्रॉन की दी थी, तो प्रोटॉन इज fundamental particle of atom having unit positive charge and having mass equal to the mass of an atom of hydrogen. हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर है। दिस इज अ प्रोटॉन। दिस प्रोटॉन टर्म वाज गिवन बाय, मैं पहले ही लिख चुका हूं, इट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड ने दी थी। तो मेरे हिसाब से आप सबको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्यों डिस्कवर हुए और फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी और उनको एनोड रेज, कैनाल रेज क्यों बोला गया, ये सब आप लोगों को मैंने समझा दिया है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आगे लिख देता हूं, अ न्यूट्रल पार्टिकल एक न्यूट्रल पार्टिकल है ये। सो दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये कैसे हुआ, कैसे डिस्कवरी हुई? अब तुम कहोगे एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल, overall neutral and positively charged, that is proton particles and
negatively charged, that is electron particles have been discovered so far. ठीक है, अब तक क्या डिस्कवर हो चुका है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी डिस्कवर हो चुके हैं और नेगेटिवली चार्ज भी पार्टिकल्स हो चुके हैं और ये ओवरऑल न्यूट्रल है. तो फिर कैसे पता चला? hence there should be no other particle in atom. एटम में कोई और पार्टिकल की तो जरूरत नहीं, क्योंकि एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल है और पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज तो आ चुके हैं. लेकिन मोसले नाम के एक बंदा था जो क्या कर रहा था, वो स्टडी करने लग गया. किसके ऊपर स्टडी करने लग गया? मोसले ने एक्सरे स्टडीज की अलग अलग एलिमेंट्स को लेके, और उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ये ऑब्जर्व किया कि भाई एग्जैक्टली जो चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, अब तो आप लोगों को खैर पूरा पता ही है कि एटम में दो चीजें थी, एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है. तो वो क्या करता था? वो एक्सरेज डालता था इनके ऊपर, एक्सरेज डाल के और इसके ऊपर जो चार्ज है न्यूक्लियस पे वो मेजर करता था. ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं. मोसले, MOSELEY, मोसले performed an experiment to measure the exact charge on nucleus. तो उसने एक एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया ताकि उसको क्या पता चल जाए? न्यूक्लियस पे एग्जैक्ट चार्ज पता चल जाए. तो as we know charge on nucleus represent the atomic number. वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को बताता है कि उसके ऊपर अगर +1 चार्ज है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, +2 चार्ज है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, +3 है तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है. यही बताता है. ठीक है, अब अगर तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? एज पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू किसकी वजह से है? इज ड्यू टू प्रोटॉन्स ओनली. प्रोटॉन की वजह से ही है. प्रोटॉन की वजह से ही होगा कि नहीं होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन ही, दो ही चीजें हमने डिस्कवर की, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन. अब क्या होता है? एज इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट है. Hence, whole of the mass of atom should be due to किसकी वजह से होना चाहिए? ड्यू टू प्रोटॉन्स ओनली. क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स पे तो नेग्लिजिबल मास है. इलेक्ट्रॉन का मास देखोगे तो 10⁻⁻28 ग्राम है, और अगर इसका देखेंगे तो 10⁻⁻24 ग्राम है. यही है ना दोनों में? तो कितना काफी हल्का है ये तो उसको तो नेग्लेक्ट कर दो, उससे हल्का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है. समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन के मास को तो नेग्लेक्ट कर दो, तो प्रोटॉन का मास आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा आ नहीं रहा, प्रोटॉन्स ओनली. तो चेडविक ने क्या किया? चेडविक ने की थी भाई किसकी डिस्कवरी? न्यूट्रॉन की. ठीक है, मोसले एक्सपेरिमेंट उसका बेस था. ठीक है, चेडविक observed that mass of all elements except हाइड्रोजन को छोड़ के, except हाइड्रोजन is much higher
then mass of proton, mass of proton, mass of proton से बहुत ज्यादा मास है किसका, एटम का। जो एलिमेंट्स थे, दैट मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, आई शुड राइट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इज मच हायर देन मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन से ज्यादा है। जैसे उसने मास कैलकुलेट किया चैडविक ने, तो मोसले ने बताया कि भाई इतना प्रोटॉन है, तो उससे प्रोटॉन का तो मास आ ही जाता। अगर पता चला भाई उसका एटॉमिक नंबर है 10, तो उसका मास कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक प्रोटॉन का मास तो हमें पता है और 10 प्रोटॉन का मास निकाल लेंगे, इट इज वेरी इजी। तो अब लेकिन उनका जो मास कैलकुलेट किया, किसने किया, चैडविक ने मास कैलकुलेट किया, तो वो मास क्या आ रहा था, मच हायर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। सो ही कंक्लूडेड, तो इसके बेस पे उसने क्या किया। अब देखो तुम कह रहे हो ये एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, बस हम यही मानते हैं। तो हमने इसको वे किया, वे करने पे पता चला कि इसका मास किसके बराबर होना चाहिए, प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन का कैलकुलेशन किसने करनी बता दी, मोसले ने। मोसले ने बता दिया भाई ऐसे ऐसे आप न्यूक्लियस पे चार्ज निकाल सकते हो। न्यूक्लियस पे चार्ज आ गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से। तो इससे साफ पता चला कि भाई प्रोटॉन्स का नंबर पता चल गया, नंबर पता चल गया, और अगर नंबर पता चल गया तो उसका मास भी पता चल गया। लेकिन जब हमने इसको एक्चुअल में वे किया तो इसका मास ज्यादा आया। बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, इसलिए उसका कंसीडर नहीं किया जा रहा, ठीक है। सो much higher than mass of proton, so he concluded that, he मतलब Chadwick concluded that there must be some other element, there must be some other element, other particle is also present, there must be some other particle is also present in atom having no charge, उस पे कोई चार्ज नहीं है, but having mass almost equal to the mass of प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन पे मास है या हाइड्रोजन के एटम पे जो मास है, उतना ही मास किसके ऊपर है, एक और स्पीसीज है, और उसने इसका नाम दिया, he named this particle as किसका, he named this particle as neutron। क्लियर। तो व्हाट इज अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डेफिनेशन जान लेते हैं भाई। अब तो आप लोगों को सारी बातें क्लियर हैं। तो व्हाट इज अ न्यूट्रॉन, it is the fundamental particle of atom, having no charge, कोई चार्ज नहीं है, and having mass almost equal to mass of an atom of हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर है। तो न्यूट्रॉन को दिखाया जाता है, न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन से दिखाते हैं। व्हाट इज चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0, एंड व्हाट इज मास ऑफ इट इज अराउंड अगेन सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मैं फिर बता दूं बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं सर क्या बराबर चार्ज मतलब बराबर मास मतलब एग्जैक्ट, मैं लिख रहा हूं ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। न्यूट्रॉन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा हैवी है
प्रोटॉन से, बहुत थोड़ा सा हैवी है, चार्ज इस पे कोई नहीं है। ठीक है, तो ये था, इसकी एग्जिस्टेंस को फर्दर किसने वेरीफाई किया? द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन was further confirmed by many nuclear reactions performed by चैडविक ने ही आगे भी इसको परफॉर्म किया है, बहुत सारी इसकी न्यूक्लियर रिएक्शंस को। न्यूक्लियर रिएक्शंस पहले तो आप लोग जान लें, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस टूटता है एंड एमिट्स हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस एंड दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो रुकती नहीं है, लगातार उसमें से जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें से बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं। तो दिस कंटिन्यूअस एमिशंस ऑफ हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस ऑन डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द रेडियो एक्टिविटी। बेकरेल ने ये किया था, तो सो आई एम नॉट इंडल्जिंग इन दैट। तो उसके लिए आप लोग समझें कि मैं क्या बता रहा हूं, न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करे। मैं बताऊं आप लोगों को कि हम लोग केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रिएक्शंस ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट अभी आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूं। तो उसने क्या किया, वाज फर्दर कंफर्म्ड बाय मेनी न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म्ड बाय चैडविक ने परफॉर्म की थी। ही स्कैटर्ड, उसने क्या किया, ही स्कैटर्ड अल्फा रेज, पता है आप सबको पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं। जब डिसइंटीग्रेशन होता है कोई भी न्यूक्लियस का तो वो 3 टाइप की रेडिएशंस देता है। एक अल्फा जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज हैं, जो कुछ और नहीं हीलियम का न्यूक्लियस ही है, हीलियम ही है वो। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास इसका 4 है, तो इनको बोला गया अल्फा रेज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है, इस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। दूसरी चीज आती है बीटा रेज। बीटा रेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन 0 -1, इलेक्ट्रॉन का मास कुछ नहीं है और चार्ज कितना है, -1। चार्ज में बता चुका एक्चुअल कितना चार्ज है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻27। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता जा चुका है, तो नो नीड टू डू दैट अगेन। तो इलेक्ट्रॉन पे मास 0 -1 चार्ज ले लिया। ठीक है, अब आता है फिर से 4 ये है कौन सा, बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, बीटा रेज। ठीक है, फिर आती है गामा रेज। गामा रेज जो होती हैं ये अनडेविएटेड होती हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो मेनली हम लोग अल्फा रेज और बीटा रेज को ही ज्यादा पढ़ते हैं। गामा रेज बहुत एनर्जेटिक हैं और ये कुछ और नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन ये आप लोगों को अभी पता नहीं, आगे पढ़ाऊंगा तो जान जाओगे। अभी के लिए क्या किया, चैडविक ने अल्फा रेज मतलब पॉजिटिवली चार्ज रेज जो नथिंग बट द हीलियम, तो स्कैटर्ड अल्फा रेज ऑन द एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम एंड बोरॉन एंड ऑब्जर्व दैट, और उसने क्या किया, ऑब्जर्व दैट there is emission of neutral particles and observe that there is emission of neutral particles known as neutrons। अब आजकल की डेफिनेशन पे अभी देखेंगे कैसे हुआ। तो ये है अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर कर दिया है बेरिलियम। यू नो कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है कितना, 4 और एटॉमिक मास है 5। तो जैसे इसको स्कैटर किया हीलियम 2 4, दिस आर नथिंग बट द अल्फा रेज। तो अब इनका न्यूक्लियस टूटेगा। याद रहे, न्यूक्लियस टूटते ही पूरा एटम खत्म हो जाता है और नया एटम बनता है। खत्म होना इज नॉट द प्रॉपर टर्म, बट दैट गेट म्यूटेट, वो बदल के कुछ और बन जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और वो क्या बन गया, कार्बन 612, कार्बन 612 बन गया। अब क्या करेंगे, अब यहां से बना क्या,
न्यूट्रॉन 10, जिसका अगर हम लोग क्या देखें, अगर आप लोग देखें तो इसका जो मास है वो तो है कुछ किसके बराबर है मास, दैट इज अराउंड इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU, तो दैट इज 1, और इसके ऊपर चार्ज कितना है 0, तो न्यूट्रॉन 0। देखो काउंट करो, 9 और 4 13, 12 और 1 13, 6, 4 और 2 6, क्लियर है। तो ये ट्रांसफॉर्म होगा, बेरिलियम बेरिलियम ना होके कार्बन में बदल गया। एक और देखें, हीलियम 2 4 प्लस बोरॉन 5 11, क्या बना दिया है ये, 5 और 2 7, नाइट्रोजन बन गया 7 और ये बन गया 14, 11 और 4 15, ठीक है, न्यूट्रॉन 10 न्यूट्रॉन। तो ये ऑब्जर्वेशन से भी, अब देखो क्या थी न्यूट्रॉन की डेफिनेशन, चेक करो भाई, न्यूट्रॉन की डेफिनेशन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम हैविंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, एंड हैविंग मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। ये चीज रिलीज हो रही थी, ये भी कंफर्म करती है कि न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इन चीजों के बेस पे हम लोगों ने तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी कर लिया। तो मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर रहा हूं भाई बच्चों, होपफुली सारी स्टडीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ये चीजें आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ी हुई है। तो लगाया तो टाइम हमने अराउंड 2.5-3 घंटे का लेक्चर हमने लिए हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो कंक्लूजन बना पे आते हैं, कंक्लूजन। तो जी सबसे पहले 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास, एक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था, एंड नेम्ड बाय स्टोने, ठीक है, मैं डिस्कवरर का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज लिया जाता है, -1 इसको मान के चलते हैं, ठीक है। और इसका जो मास है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये है इलेक्ट्रॉन के बारे में। इन्हीं को हम लोग कैथोड रेज भी बोलते थे, ठीक है, कैथोड रेज। इसका सोर्स वोर्स सब कुछ मैं बता चुका हूँ, इसकी चार्ज बाय मास रेशियो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस सो फार, ठीक है। फिर आता है प्रोटॉन, P पॉजिटिव से दिखाऊंगा हर बात, और इनको एनोड रेज या फिर कैनाल रेज भी बोलते हैं, इसलिए आपको याद रखना इसका सोर्स गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं या सिर्फ कैथोड भी है। कैथोड ने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, तो बचा हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज, और वो जो चीज रिलीज हो रही है कैथोड से दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द कैथोड, तो वो अपोजिट ऑफ द एनोड, एनोड के अपोजिट चल रही है, इसलिए वो कैथोड से भी रिलीज हो सकते हैं। तो एनोड रेस बोला गया, और ये किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, और इसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने, इसलिए कई लोग कहते हैं रदरफोर्ड, बट नो, इस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो मास है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। फिर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। चैडविक ने डिस्कवर किया, इस पे चार्ज इज न्यूट्रल, और जो मास है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चार्ज है। आप लोगों को कुछ और याद ही नहीं रखना, आप लोगों को ये याद रखो, ईंट पग नाच, ईंट पग नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टे फॉर थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन। अब आजकल तो आते नहीं भाई ये क्वेश्चन, पहले आते थे, अब तो कह दिया है बोर्ड CBSE ने कि आप क्रेमिंग बेस्ड क्वेश्चंस ना दें, जो भी वैल्यूज देनी है आप लोग पे उनको दें, बच्चा को रटना नहीं है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बट फिर भी मैं बता दूं, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन और चैफ और चैडविक। तो इसको याद रखने का तरीका ईंट पगनाच, होपफुली आप लोगों को पहले से ही आता था। तो ये है पूरा का पूरा डिस्कवरी, जो मैंने 3 घंटे में बताया वो यही चीजें बताई, बट आपको बेसिक आइडिया बहुत जरूरी है। तो बच्चों अब हम लोगों ने जान लिया एटम क्या है। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। पहली चीज तो हमने ये जानी कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ ही क्यों रहे हैं, फिर हमने ये जाना कि वो किन किन से बना हुआ है। अब जानेंगे कि उस एटम में इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है। सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें आएगा क्या, वी विल स्टार्ट विद द मॉडल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।